Hello, dear students. So, I was discussing the chapter of theory of supply, and I told that I will discuss about the increase in supply and decrease in supply with the graph and the schedules. So, let's see. First of all, we have seen that there is price of good X, and here there is quantity of good X in units. When price is rupees 10, quantity supplied is 20 units. जब प्राइस 10 रुपये है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 20 यूनिट है किसी एक प्रोडक्ट की। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, स्टिल क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई है और हो गई है 30 यूनिट्स। ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एज यू ऑल नो। हियर वी टेक क्वांटिटी, हियर वी टेक प्राइस इन रुपीज। What we see that the price is 10, there is no change in price, so price is 10. There is change in quantity units. First there is 10 units, 20 units and 30 units. When price is 10, quantity supplied is 20 units. So this is your first schedule, that is S1 schedule curve. Price is still unchanged and quantity is increased to 30 units. And we get a new point, that is point B, and new supply curve, that is S2. Here what we see that there is an increase in supply. Why there is an increase in supply? पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण होते हैं? पूर्ति में वृद्धि के बहुत से कारण होते हैं, जैसे तकनीकी प्रगति, that is technical upliftment, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से हो सकता है। सप्लाई में बढ़ोतरी, प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतों में कमी आना, बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि होना, उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी जिसके कारण उत्पादन की लागत में कमी, भविष्य में कीमतों के कम होने की संभावना, अनुदानों या आर्थिक सहायता में वृद्धि तथा अप्रत्यक्ष करों में कमी के कारण हमारा इंक्रीज इन सप्लाई देखने को मिलता है। यहाँ हम देखेंगे कि S1 से बढ़कर हमारा S2 इंक्रीमेंट हो रहा है। सो दिस इज योर इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में डिक्रीज कैसे होता है उसी तरह हम शेड्यूल देखेंगे। प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। प्राइस 10 रुपये है तो क्वांटिटी सप्लाइड इज 30 यूनिट्स। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है लेकिन क्वांटिटी घट गई और हो गई 20 यूनिट्स। Here also we have x axis, and in x axis we have quantity in units, and y axis we have price in rupees. Here what we see that there is a constant price, there is no change in price, and what we see that first of all is when price is 10, quantity supplied is 30, and when price is still 10, the quantity supplied declines to 10. So first supply curve is S1 and second supply curve is S2 at point B. What we see there is a decrease in supply. तो डिक्रीज होने के क्या कारण होते हैं? उसी प्रकार जैसे कि इंक्रीज होने के कारण है तकनीक के पुराने पड़ जाने के कारण हमारा लागत में वृद्धि हो जाना, इन कारण से उत्पादन साधनों की कीमत में वृद्धि होने से, बाजार में फर्मों की संख्या में कमी के कारण, भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना के कारण, बाजार में फर्मों की संख्या में कमी के कारण, अनुदान या आर्थिक सहायता में कमी तथा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण, इन सब कारणों से डिक्रीज इन सप्लाई होती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच या प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। हम लोगों ने डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड जब था तो हम लिखते थे ED, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन होता है ES। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या हम हिंदी में उसे कहते हैं पूर्ति की लोच।
पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का एक माप होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, उसी प्रकार लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का एक अनुपात है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।